हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर 12 में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन डिटरमिनेंट मेथड की सहायता से अर्थात क्रैमर नियम का उपयोग करते हुए 3 वेरिएबल्स की समीकरण निकाय को या आपके पास में 3 जो आपके पास में यदि चर आ जाते हैं तो उसके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके पास में अपन ने कल जब आपके पास में 2 वेरिएबल का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसको अपन ने कल के लेक्चर में देखा था अपने डिटरमिनेंट विधि से। तो आज अपन बात करते हैं 3 वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। तो आपके पास में अपन लिख लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स, ठीक है। माना आपके पास में देखिए कोई निकाय है, मान लीजिए ये आपके पास में एक निकाय है। निकाय अपन क्या मान सकते हैं, 3 वेरिएबल्स है अर्थात a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर उस दिन अपन ने इस तरफ c1 और c2 लिए थे क्योंकि 2 वेरिएबल थे। आज c1 इधर आ गया तो अपन यहाँ नया पॉइंट ले लेंगे e। यहाँ आएगा आपके पास में a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर b2 और यहाँ पर आएगा आपके पास में a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ठीक है। ये आपके पास में समीकरण 1 है, ये 2 है और ये आपके पास में 3 है, ठीक है। अब देखिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको पहले सीधा लिखने की बजाय इसका मैं हल करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये समीकरण निकाय है, इसका हल अपन ज्ञात करते हैं, ठीक बात। अब देखिए हल इसका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सिंस अपन मान लेते हैं कि जो डेल्टा है वो डेल्टा अपने उस दिन क्या माना था, x और y के कोएफिशिएंट की जो डिटरमिनेंट थी वो तो डेल्टा था। तो इस बार भी वही कर रहे हैं। ये आपके पास में a1 है, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2, ये a3, ये b3 और ये c3। ये अपन ने x y z के कोएफिशिएंट से बनने वाली डिटरमिनेंट। अब मुझे क्या करना है, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन इसका निकालना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अर्थात x y z का मान निकालना है। तो सबसे पहले अपन उसी तरह से चलेंगे जिस तरफ अपन कल चले थे। सबसे पहले इसको x से मल्टीप्लाई करवाओ तो देखिए x डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू a1 a2 a3 b1 b2 और b3 c1 c2 और c3, ठीक बात। यहां पर c3 आएगा। अब मैंने कहा था कि किसी भी डिटरमिनेंट को किसी अपन राशि से मल्टीप्लाई करते तो वो किसी पंक्ति या स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई होगा, न कि प्रत्येक अवयव के साथ। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, a1 x a2 x और a3 x, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके पास में d1 के फॉर्म में लाना है। तो x किसके साथ में होता है, a1 a2 a3 के होता है। तो जब भी आप x से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा पहला स्तंभ लेना है, y से मल्टीप्लाई करो तो सेकंड और जब z से करोगे तो थर्ड लेना है, ठीक है। और ये हो गया आपके पास में b1 b2 b3 और c1 c2 और c3, ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, मैं एक ऑपरेशन लगाता हूँ c1 की जगह c1। अब मुझे क्या लाना है यार, d1 d2 d3 लाना। कब आएगा, जब a1x प्लस b1y प्लस c1z अर्थात c1 प्लस y c2 प्लस z c3, ठीक बात। तो देखिए c1 की जगह c1 y c2 मतलब b1y प्लस z c3 मतलब c1z अर्थात आपके पास में ये क्वांटिटी पूरी आ जाएगी, ठीक। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, x डेल्टा बराबर a1x प्लस b1y प्लस c1z। यहाँ आएगा आपके पास में a2x प्लस b2y प्लस c2z और यहाँ आएगा आपके पास में a3x प्लस b3y प्लस c3z। ये तो सिर्फ पहला कॉलम आया है, दूसरा और तीसरा ऐसे रहेगा। तो b1
देखिए अपन यहाँ नहीं आएगा, ये आपके पास में B1 B2 B3 और ये आएगा C1 C2 और C3। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, D1 ये D2 और ये D3। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यहाँ पे देखिए D1 D2 और D3, ये हो गया आपके पास में B1 B2 और B3 और ये हो गया C1 C2 और C3 और इसको मैं मान लेता हूं डेल्टा 1। तो अपने पास में क्या रिजल्ट आ गया कि जो x डेल्टा का मान है वो डेल्टा 1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो देखिए डेल्टा मैंने इसको माना था और डेल्टा 1 में और डेल्टा में परिवर्तन क्या है कि यहाँ से A1 A2 A3 गायब होके D1 D2 D3 आ गया। जब ये पहले स्तंभ में है तब डेल्टा 1, जब दूसरे स्तंभ में आएगा तो डेल्टा 2 और जब तीसरे स्तंभ में आएगा तो डेल्टा 3। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट यहाँ से जो x का मान आएगा वो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा आएगा, जहां पर डेल्टा है वो नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है, नहीं तो आपके पास में निकाय का हल है वो नहीं आएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, सेकंड बात करते हैं अपन में। इस बार मैंने x से मल्टीप्लाई किया, इस बार मैं y से मल्टीप्लाई करवाता हूं। तो देखिए y इंटू डेल्टा, तो y अगेन है, यहाँ लिख लेता हूं मैं, अगेन अपन बात कर रहे हैं y इंटू डेल्टा। तो y इंटू डेल्टा क्या होगा, y इंटू डेल्टा, तो ये हो गया y इंटू डेल्टा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 और C3। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा था कि जब आपको x से मल्टीप्लाई करना है तब फर्स्ट कॉलम लेना है, जब y से करवाना तब सेकंड कॉलम लेना और z से करवाना तब थर्ड कॉलम लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ x है वो A1 A2 A3 के साथ में, y है वो B1 B2 B3 के साथ में और z है वो C1 C2 C3 के साथ में, इसलिए y किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, B1 B2 और B3 के साथ में, इसको देखते हुए। ठीक बात। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, A1 A2 A3 B1y B2y B3y C1 C2 और C3। अब मुझे यहाँ पर D1 D2 D3 लाना, अर्थात ये लाइन यहाँ पे लानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ऑपरेशन कुछ इस प्रकार है, C2 की जगह C1x प्लस C2 प्लस C3z, क्योंकि C2 की जगह तो भाई देखिए P1y P2y और P3y तो है, यहाँ इसके साथ x आई है और यहाँ इसके साथ z, तो C1x और C3z किसकी जगह, C2 की जगह। तो यहाँ पर आपके पास में रिजल्ट आएगा y डेल्टा बराबर A1 A2 A3, यहाँ आएगा A1x प्लस B1y प्लस C1z, यहाँ आएगा आपके पास में A2x प्लस B2y प्लस C2z और यहाँ आएगा आपके पास में A3x प्लस B3y प्लस C3z। ठीक बात। अब एक अपने पास में कॉलम और रह गया, C1 C2 और C3। ठीक है, तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, देखिए इसको मैं नाम दे सकता हूं आपके पास में D1 D2 और D3। तो यहाँ पर मैं इसको सीधा लिख रहा हूं, देखिए स्पेस की वजह से अपन सीधा सीधा लिख रहे हैं, आपको नीचे नीचे लिखते जाना है। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, तो इंप्लाइज दैट क्या होगा, मैं y इंटू जो डेल्टा है उसको मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं डेल्टा 2। मैंने इसको क्या माना था, डेल्टा 1 माना था, इसको मैं मान लेता हूं डेल्टा 2। तो ये हो गया y डेल्टा इक्वल टू y डेल्टा 2 इंप्लाइज दैट जो y का मान आएगा वो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा आएगा, जहां पर डेल्टा है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए मैं थर्ड कंडीशन आपके लिए छोड़ रहा हूं। थर्ड कंडीशन में आपको क्या करना है, x डेल्टा y डेल्टा हो गया, अब आपको z डेल्टा करना है और z का किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, C1 C2 और C3 के साथ में। मैं आपको बता देता हूं, एंड जब मैं z डेल्टा करूंगा तो अब आपके पास में देखिए क्या होगा, A1 A2 A3 B1 B2 और B3 और इसकी जगह आपके पास में C1z C2z और C3z। अब मैं ऑपरेशन आपको बता देता हूं, क्या ऑपरेशन लगाना है कि C3 की जगह
यहाँ x आइए तो c1x प्लस c2y प्लस c3 एज इट इज। ठीक बात। तो यहाँ पर कौन सा टर्म आ जाएंगे, ये पूरे टर्म आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो अपना टर्म आएगा वो आएगा z डेल्टा बराबर a1 a2 a3 b1 b2 b3 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में d1 d2 और d3 और इसको अपन मान लेंगे डेल्टा 3। तो इम्प्लाइज दैट मैं क्या कह सकता हूँ कि जो आपके पास में z डेल्टा आया इसका मान आ गया डेल्टा 3, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो z का मान आएगा वो डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा वेयर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास में रिजल्ट आ गया। अब देखिए अपने पास सॉल्यूशन क्या आ गए, एक सॉल्यूशन ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय आपके पास में क्या वैल्यू आएगी, देखिए अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, जहां पर डेल्टा है वो नॉट इक्वल टू 0। यदि मैं इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहूं तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए x अपॉन डेल्टा 1 इक्वल टू y अपॉन डेल्टा 2 इक्वल टू z अपॉन डेल्टा 3 और यहाँ पर आपके पास में 1 अपॉन डेल्टा, चूंकि डेल्टा है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब मेरी बात सुनिए, मैं इसको और यदि आपको याद रखने का तरीका सबसे अच्छा ये है जिसको अपन बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म या सममित रूप। ठीक बात। अब देखिए मैं इन दोनों को कंसीडर करता हूं। यदि आपको यहां से इसकी वैल्यू निकालनी, कैसे निकालोगे, पहले x की वैल्यू निकाल, x वाला टर्म लो, x वाला टर्म क्या है x अपॉन डेल्टा 1, इसके साथ सबसे लास्ट टर्म 1 अपॉन डेल्टा। तो यहां से इसका वजन गुणन करेंगे क्या होगा, x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। इसी प्रकार सेकंड और लास्ट लेंगे तो y का मान आ जाएगा और थर्ड और लास्ट लेंगे तो z का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में x y z के मान आ गए। अब देखिए लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था आपके पास में यहाँ a1 a2 की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि इसके निकाय के हल अद्वितीय होंगे या संगत होगा या असंगत होगा या किस तरह में आपके पास में इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसको लेकर मैं बात करूंगा। अभी आपको बता देता हूं कि क्या क्या कंडीशन होती है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब एक ही को वेरीफाई करूंगा कि यहाँ ये हुआ है इसलिए आपके पास में निकाय का हल अद्वितीय है या फिर निकाय का हल नहीं हो सकता। तो पहले अपन कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन आपके पास में क्या है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से मैं इसको कंडीशन को अपन लेके बात करते हैं। कंडीशन ये है कि आपके पास में देखिए फर्स्ट कंडीशन ये है, या आप नोट डाल के लिख सकते हो। पहली कंडीशन, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, यदि डेल्टा का मान 0 नहीं आ रहा है, अर्थात इसके x y z के कोएफिशिएंट से जो बनने वाली डिटरमिनेंट है वो यदि नॉट इक्वल टू 0 नहीं आ रही हो आपके पास में, तो नॉट इक्वल टू 0 हो तो निकाय का हल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, निकाय का हल आर यूनिक, हल अद्वितीय होगा, अद्वितीय तथा संगत होगा। ठीक है, अब बात सुनिए, उसके अंतर्गत अपन ने क्या कहा था कि जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अब इसमें तीन कंडीशन आ गई तो अपन किस किस की वेरीफाई करें, इसलिए मैं डेल्टा के आधार पर बता रहा हूं। उसमें दो ही था तो इसलिए अपन ने कहा था कि a1 अपॉन a2 है वो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाता है, तो निकाय का हल अद्वितीय होगा और संगत होगा। अद्वितीय होने का मतलब क्या है, जिसके जैसा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, तो अपन जब एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो अपन बताएंगे कि यहाँ पर एक ही तरह का सॉल्यूशन आ रहा है, इसके अलावा वो अपन x और y की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो सिर्फ और सिर्फ एक हल आएगा। सेकंड कंडीशन है कि यदि डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, हो तो इसके अंतर्गत दो कंडीशन बनती है। देखिए एक तो ये बनती है कि यदि आपके पास में डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3 बराबर 0 हो जाए,
डेल्टा तो पहले ही 0 है ही, और उसके साथ में डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 0 हो जाए तो निकाय आपके पास में देखिए संगत या असंगत हो सकता है, संगत या असंगत हो सकता है। फिक्स नहीं है कि संगत होगा या असंगत, वो तो अपन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। संगत या असंगत हो सकता है, ठीक है। यदि संगत है, यदि आपके पास में संगत है तो अनंत हल होंगे, तो निकाय के अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, निकाय के अनंत हल होंगे, ठीक है। और सेकंड आपके पास में यदि डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 में से कोई एक, जरूरी नहीं है कि आपके पास में तीनों, कोई एक होना चाहिए, कोई एक अशून्य हो, मतलब या तो डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल टू 0 हो, या डेल्टा 2 इज नॉट इक्वल टू 0 हो, या फिर डेल्टा 3 दो 0 हो, एक 0 नहीं हो, कोई एक, यहाँ पे देख लो आपके पास में कोई एक अशून्य हो तो निकाय का हल संभव नहीं है, निकाय का हल नहीं होगा, हल संभव नहीं होगा, संभव नहीं होगा, तथा होगा तथा निकाय अद्वितीय होगा, तथा निकाय अद्वितीय नहीं, सॉरी, निकाय असंगत होगा, मैंने अद्वितीय गलत बोल दिया है, निकाय असंगत होगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा है कि यदि आपके पास में डेल्टा का मान 0 है तो मैंने कहा है कि आपके पास में यदि तीनों 0 आ जाए तो निकाय संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। यदि संगत होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और आपके पास में कोई एक 0 है तो उस केस में आपके पास में नो सॉल्यूशन आएगा, कोई हल नहीं आएगा और निकाय असंगत आएगा। अब आप कहोगे सर ये आपके पास याद कैसे रहेंगे, ये याद करने की जरूरत नहीं है, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन लेके आपको वेरीफाई करूंगा कि यहाँ पर अपन x और y की क्या वैल्यू पुट करें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए इसमें आपके पास में ऐसा होगा कि x और y की अपन कोई भी वैल्यू पुट करें ये कंडीशन सेटिस्फाई कभी नहीं होगी, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। और इस केस में चाहे मैं x और y की कोई भी वैल्यू रखूं ये इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई, हमेशा के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अपन कहेंगे इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब x और y और z की अपन जो भी वैल्यू रखेंगे उसी से आपके पास में ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और इस केस में सिर्फ और सिर्फ x, y और z का एक ऐसा जोड़ा होगा जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, अर्थात इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका एक हल होगा, ठीक है। तो ये है आपके पास में जब तीन वेरिएबल की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आती है तो उसका क्रैमर विधि से अपन इस प्रकार सॉल्यूशन निकालेंगे, जहां डेल्टा 1 डेल्टा 2, यहां देखिए यदि आपके 2 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि तीन वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रैमर नियम का हल लिखिए, तो यहां आपको ये लिखना है, जहां नीचे लिखना है कि जहां पर डेल्टा आपके पास में अभी मैंने लिखा था कि डेल्टा ये है, ठीक है, और ये डेल्टा 2 है, ये डेल्टा 3 है, और अभी मैंने यहाँ लिखा था जो कि मैंने मिटा दिया है वो डेल्टा 1 है। या नीचे लिखना है जहां डेल्टा 1 बराबर दिस, डेल्टा 2 बराबर दिस एंड डेल्टा 3 बराबर दिस, ठीक है। तो ये है आपके पास में सारणी के अनुप्रयोग। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे, बात टॉपिक तो वही रहेगा रैखिक समीकरण निकाय का हल, लेकिन अपन अवयव सिद्धांत से करेंगे या मैट्रिक्स थ्योरी से इसका हल ज्ञात करेंगे।